नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने देखा होगा चारों ओर एक बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है। और न्यूज़ ये है कि महासागरों के अंदर कुछ बड़ी हलचल होने वाली है क्या? इसके पीछे कारण है क्योंकि महासागरों में गहरे जल में रहने वाले जो जीव हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में पानी से बाहर निकल कर आ रहे हैं। और दोस्तों, ये चिंता का विषय इसलिए और बना हुआ है क्योंकि महासागरों में जब जब हलचल हुई है तब तब बड़े स्तर पर अर्थक्वेक और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर देखने को मिले हैं, जिनके कारण अब तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब समस्या ये है कि किसी भी देश के पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है कि पहले ही इस बात का प्रिडिक्शन लगाया जा सके कि अब अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली है। अगर ऐसा हुआ होता तो हम बैक इन हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि 2004 में जो हिंद महासागर और भारत में सुनामी आई थी, 2011 में जापान में अब तक की सदी का सबसे भयंकर भूकंप आया, 2023 में टर्की में भूकंप आया। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में अगर हमें पहले ही पता चल जाता तो बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, जनधन की जो हानि हुई उसको बचाया जा सकता था। दोस्तों, प्रिडिक्शन की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत एनिमल बिहेवियर के बेस पर प्रिडिक्शन इस बात की लगाई जा सकती है कि कुछ अर्थक्वेक आने वाले हैं, जैसे कि मछलियों का पानी से बाहर आना, हाथियों का चिहाड़ना, सांप का बिल से बाहर आना, बिल्लियों का छिप जाना। ये कुछ ऐसी एनिमल बिहेवियर हैं जो हमें इस बात के लिए पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। लेकिन याद रखना इस बात को कि बहुत ज्यादा पहले नहीं, अर्थक्वेक आने से कुछ ही समय पहले इस बात की प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है। हाल ही में मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया सुर नामक स्थान पर एक और फिश को देखा गया। और ये और फिश की अगर हम बात करेंगे तो इसको डूम्सडे फिश के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये एक ऐसी मछली है कि जब जब ये तट पर देखी गई है तब तब प्रलय को, यानी कि ये ऐसी मछली है जब जब इसको तट पर देखा गया है तब तक भयंकर प्रलय की स्थिति बनी है। अगर हम इस मछली की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 30 से 35 फीट के आसपास हो सकती है। और अब तक की सबसे बड़ी मछली जो है वो लगभग 56 फीट की भी देखने को मिली है। अगर इसके हम रहने की बात करेंगे, अगर महासागरों का डिवीजन किया जाए गहराई के आधार पर तो आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो सबसे अपर लेयर है इसे कहा जाता है एपीप्लेजिक जोन कहा जाता है, जो कि लगभग 200 मीटर तक की गहराई का भाग होता है। यहां सनलाइट प्रॉपर पहुंचता है तो इसको फोटिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। और मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं यानी मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसी वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है इसको, इस वाले क्षेत्र को डाइसफोटिक जोन के नाम से जाना जाता है। और वैसे इसको मेसोथर्म रीजन के नाम से भी जाना जाता है। इस वाले रीजन में कुछ रेयर स्पीसीज ही देखने को मिलती हैं। इससे नीचे वाला जो जोन होता है इसे अफोटिक जोन के नाम से जाना जाता है और इसमें एंगुलर फिश जैसी जीव देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ और फिश इन दोनों के कॉमन रीजन में देखने को मिलती है। यानी कि एंगुलर फिश और फिश जो हैं वो बहुत ही गहरे पानी में रहती हैं और ये सबमरीन के मूवमेंट के दौरान भी नहीं दिखाई देती हैं, रेयरली ही ये तट की तरफ आती हैं। अब अगर हम बात करेंगे रिसेंटली हुआ क्या है, तो रिसेंटली हुआ ये है कि जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है यहां पर 2025 में ओरफिश को देखा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे अफ्रीका के तट पर जो एंगुलर फिश है वो देखी गई है जिसकी लंबाई लगभग 6 इंच के आसपास है। इससे पहले अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखेंगे ओरफिश का तो हमें पता चलेगा कि 2011 में जो ये जापान है, 2011 में जापान में लगभग 20 मछलियों के आसपास ये तट पर देखने को मिली थी। और यहां पर बड़े स्तर का भूकंप और सुनामी आया जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। जापान का फुकुशिमा दाइची जो एटॉमिक रिएक्टर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, संदेही हवाई अड्डा डिस्ट्रॉय हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 2017 में फिलीपींस में ये दिखाई दी। ये मछली तट पर जब दिखाई दी तो यहां पर भी 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो 2013 में ये कैलिफोर्निया में भी दिखाई दे चुकी हैं, तब भी वहां पे भूकंप आया है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जब जब डूम्सडे फिश यानी प्रलयकारी मछली जो है जब जब इन तटीय क्षेत्रों में देखने को मिली है तब तब वहां पर बड़े स्तर का भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमें यहां पे ध्यान में रखना होगा, बुलेटिन ऑफ द सेस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के आर्टिकल के अनुसार 2019 में इस आर्टिकल ने इस बात का दावा किया था कि जो जापान में 2011 में सुनामी आई थी, इस सुनामी का और फिश के यहां पे
प्रेजेंट होने का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। यानी कि जो ये आर्टिकल है इस बात को खारिज करता है कि ओरफिश कहीं ना कहीं हमें इस बात की प्रिडिक्शन प्रोवाइड करती है कि अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आने वाली है। अब एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ये ओरफिश जो है आप देख रहे हो कि इसी के आसपास क्यों दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये जोन सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अर्थक्विक सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है और इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। बेसिकली है क्या, यहां पे जो जापान प्लेट है वो अपने आसपास की नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कोकोस प्लेट, नजाका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है उसके आसपास की जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके नीचे सबडक्शन हो रहा है। और जब प्लेट का सबडक्शन होता है तो यही प्लेट गहराई में पहुंचने के बाद में मेल्ट होकर मैग्मा में तब्दील हो जाती है और वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मैग्मा जो एस्थेनोस्फीयर का होगा वही वॉल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में बाहर निकल कर आता है। तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है और यहां पर दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और जब सक्रिय ज्वालामुखी जब यहां पे होंगे तो अर्थक्वेक भी आएगा। यानी मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये जोन जो है पूरे विश्व में सबसे खतरनाक जोन माना जाता है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए। अब जब जब उच्च तीव्रता का भूकंप आएगा तब तब सुनामी देखने को मिलेगी। यानी सुनामी आने का जो कारण होता है वो क्या होता है, भूकंप होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आने का कारण यही है। और इनफैक्ट ये है कि कुछ रिपोर्ट इस बात का भी दावा करती है कि इन टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट इधर की तरफ होने की वजह से जो पैसिफिक ओशियन है वो श्रिंक कर रहा है जबकि अटलांटिक ओशियन जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर हम यूएसए के द्वारा जारी किए गए बुलेटिन की बात को अगर मानते हैं तो प्रेडिक्शन में एनिमल का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ने इस बात को जरूर कहा है कि जो एनिमल है वो प्रिडिक्शन की हमें पॉसिबिलिटी को जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।